तंज को ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो समझ रहा था कि इन सब में देव की कोई गलती नहीं थी। राजवीर की इन्फॉर्मेशन निकालना कोई आसान बात नहीं थी। राजवीर से रिलेटेड सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके करीबी लोगों के पास थी और वो किसी को कुछ बताने वाले नहीं थे। लेकिन अभी भी तंज को यही लग रहा था कि अगर उसने राजवीर की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली तो उसे इश्की के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। तंज अपने में ही सोच में गुम था और देखा जाए तो तंज सही ही सोच रहा था, बट ये काम बहुत मुश्किल था और साथ ही रिस्की भी, क्योंकि अगर राजवीर को इस बारे में पता लगा तो उसका क्या एक्शन होगा ये समझना भी आसान नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अगर तंज का शक सही निकला तो राजवीर के अगेंस्ट जाना भी आसान नहीं होने वाला था। वहीं राजवीर के रूम में राजवीर और इश्की एकदम रिलैक्स्ड एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। दोनों के ही शरीर पर सिर्फ एक चादर थी। इश्की राजवीर के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। राजवीर धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। तभी इश्की धीरे से बोली, राजवीर भूख लग रही है। राजवीर ने सुनकर इश्की को देखा, फिर उठकर इश्की को कपड़े पहना दिए और खुद भी कपड़े पहनकर सर्वेंट से उसने खाना मंगवा लिया। रूही के रूम में रूही परेशान सी इधर उधर चल रही थी। उसे भी रह रहकर मिहिर की फिक्र सता रही थी। तभी समर अंदर आया। रूही उसे देखकर उसके पास जाकर बोली, समर प्लीज मुझे तुम सारी बात बताओ। आखिर वो कौन सी बात है जिस वजह से इतना सब कुछ हो गया है और भाई कुछ कर भी नहीं रहे हैं। समर रूही की बात पर उसे सारी बात बताने लगा कि कैसे 5 साल पहले सोनिया ने कार्तिक की फीलिंग्स के साथ खेला, फिर उसे धोखा दे दिया। उसके बाद न जाने कितने ही अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दिया और फिर वो मिहिर के साथ भी यही करने वाली थी। इसलिए राजवीर ने उसका किडनैप करवा लिया, लेकिन सोनिया वहां से भाग गई और फिर सडन उसकी डेथ हो गई और उसका ब्लेम राजवीर पर आ गया। सारी बातें सुनने के बाद रूही समर के गले लग गई और थोड़ी इमोशनल होकर बोली, भाई हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें ही कोई नहीं समझ पाता है। समर ने भी रूही को टाइट हक कर लिया, फिर बोला, आप चिंता मत करिए, जल्दी ये सब सॉल्व हो जाएगा। और रही बात सर की, तो अब उन्हें भी उनके हिस्से की खुशी मिल रही है। नेक्स्ट डे करीब सुबह के 8 बजे राजवीर मिहिर के रूम में उसे देखने के लिए गया। मिहिर अभी सो ही रहा था। राजवीर आकर उसके पास बैठ गया। राजवीर ने कभी भी अपने इमोशन को इश्की को छोड़ किसी और को नहीं दिखाया था। वो अभी भी अपने इमोशन को छिपाने में कामयाब रहा। राजवीर वहां पर बैठा हुआ ही था कि तभी मिहिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। राजवीर को अपने पास बैठा हुआ देखकर उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे बार बार सोनिया की डेथ ही याद आ रही थी। राजवीर को भी समझ में आ रहा था कि इस वक्त मिहिर के दिमाग में क्या चल रहा था। राजवीर आराम से मिहिर से बोला, तुम्हें जानना था ना कि मैंने ये सब क्यों किया, तो मैं तुम्हें इन सभी बातों का जवाब 2 दिन में दे दूंगा, तब तक तुम रेस्ट करो। ये बोलकर राजवीर उठकर वहां से चला गया। इस बीच मिहिर ने एक भी शब्द नहीं कहा, या ये कहीं कि उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। राजवीर वहां से निकलकर अपने रूम में आया और देखा कि इश्की रूम में एक पैर से उछलकर कहीं जाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर राजवीर की आईब्रो जुड़ गईं, क्योंकि उसने कई बार इश्की को ये सब करतब करने से मना किया था। इससे उसे और ज्यादा चोट लग सकती थी, लेकिन इश्की सुने तब ना। राजवीर उसके पास जाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? राजवीर की आवाज से इश्की चौंक गई और अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरने ही वाली थी कि राजवीर ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरने लगा। इश्की नकली हंसी हंसते हुए बोली, राजवीर वो आप नहीं थे ना, इसलिए मैं खुद वॉशरूम जाने की कोशिश कर रही थी। राजवीर इस पर कुछ नहीं बोला और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम के अंदर छोड़ाया। इश्की बाथरूम में अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या जरूरत थी मुझे खुद ही करतब करने की? अब राजवीर फिर से गुस्सा हो गए हैं। एक तो इनका गुस्सा जब देखो तब नाक पर ही रहता है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। राजवीर रूम में सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। आज राजवीर ऑफिस जाने वाला था, लेकिन इश्की की हरकतें देखकर उसने अपना मन बदल लिया। इश्की के मामले में राजवीर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे इश्की के बारे में पता था। वो किसी को भी चकमा आराम से दे सकती थी
और राजवीर अभी ये भी नहीं चाहता था कि उसे घर की सिचुएशन का पता लगे। खास करके इश्की को अभी मिहिर के बारे में पता न लगे, इसका वो खास ख्याल रख रहा था। अभी राजवीर इश्की को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम के अंदर से इश्की की आवाज सुनाई दी, जो उसे आवाज लगा रही थी। राजवीर ने सुनकर बाथरूम का गेट खोला और अंदर जाकर इश्की को फिर से अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया और उसे बेड में बैठा दिया। इश्की इस वक्त सिर्फ बाथरूम में थी, तो राजवीर ने उसको एक शॉर्ट्स और पिंक कलर की टॉप लाकर पहना दी। इश्की बस प्यार से उसे ये सब करते हुए देख रही थी। तभी राजवीर बोला, मुझे ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूं। राजवीर की इस बात पर इश्की का मुंह बन गया और अपने मन में राजवीर को मनाने के लिए हजारों तरीके सोचने लगी। इश्की को भी पता था कि राजवीर ऑफिस नहीं जाने वाला था और पूरे टाइम उसी के साथ रहने वाला था। ऐसे इश्की फिर से इस रूम से बाहर नहीं जा पाएगी। इश्की मन में बोली, काश मैंने असाइनमेंट ही कर लिया होता तो इतना सब कुछ नहीं होता, ना ही मैम से बचकर भागती और ना गिरती। इश्की सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर की आवाज आई। वो बोला, डोंट यू थिंक कि अब ये सब सोचने में जरा देर हो चुकी है? राजवीर की बात पर इश्की अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे देखने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे इतने दिनों में ये बात तो समझ में आ गई थी कि राजवीर इंसान को और उनके मन के विचारों को अच्छे से समझ जाता है। इसलिए राजवीर के सामने हमेशा थोड़ा संभल कर ही सोचना चाहिए, क्योंकि राजवीर ने पहले कितनी बार इश्की के ख्याली पुलाव पकाने से पहले ही उस पर पानी डाल दिया था। उधर हॉस्पिटल में कार्तिक ने आज जिद पकड़ के रखी थी कि उसे आईसीयू से निकालकर वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे रीत बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी और आखिर में थक हार कर उसने राजवीर को कॉल करके सारी बात बता दी। राजवीर ने सारी बातों को सुना, लेकिन उसे कार्तिक से इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। राजवीर कार्तिक से बात करते हुए बोला, ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? कार्तिक बोला, यार ये आईसीयू बहुत बेकार है, यहाँ पर ठीक से नींद भी नहीं आती है और पूरे टाइम मशीन से आ रही आवाज सुनते रहो। और ये जो तूने डॉक्टर चुना है ना मेरे लिए, वो तो जरूर किसी जन्म का बदला लेने के लिए चुना है तूने। अरे यार, हर वक्त ऑर्डर देती रहती है और जब खुद से कुछ नहीं होता है तो किसी स्कूल के बच्चे की तरह तुझसे शिकायत लगा देती है। कार्तिक बिना रुके अपनी परेशानी के बारे में बोले जा रहा था। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूं। राजवीर ने बोलकर अपना फोन रख दिया, फिर अपने आप से बोला, मुझे तो लगता था इश्की से बड़ा ड्रामेबाज कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये तो उससे भी एक कदम आगे है। राजवीर ने अपने रूम में आकर देखा कि इश्की बैठकर मूवी देख रही थी, तो राजवीर उसके पास जाकर उससे बोला, मुझे कुछ काम आ गया है तो अभी बाहर जाना पड़ रहा है, तुम यहीं बैठी रहना, अगर कुछ चाहिए हो तो सर्वेंट को बुला लेना, खुद अगर खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश की तो देख लेना। राजवीर की धमकी सुनने के बाद इश्की जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ आप चिंता मत करिए, मैं यहीं रहूंगी। राजवीर बोला, रूम से भी बाहर जाने के बारे में मत सोचना। इश्की ने मुंह बनाकर हाँ कह दिया। राजवीर उसके सिर पर किस करके कार्तिक के पास चला गया। इधर कोमल जी अपने रूम में परेशान होकर घूम रही थी, क्योंकि आज उन्हें एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, जिसे पढ़ने के बाद से वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी। हॉस्पिटल में राजवीर आईसीयू वार्ड के अंदर गया और देखा कि कार्तिक अभी भी गुस्से से बैठा हुआ था। राजवीर उसके पास जाकर बोला, सीरियसली मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसी बचकानी हरकत भी कर सकते हो। राजवीर की बात सुनकर कार्तिक उसकी तरफ देखकर बोला, सब तेरी वजह से हो रहा है, क्या जरूरत थी इन सब की, खास करके इस लड़की को मेरे ऑपरेशन के लिए बुलाने की, जो यहाँ मेरी सर्जरी करने नहीं मुझे परेशान करने आई है, चुड़ैल। व्हाट? ये कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो तुम? खैर छोड़ो, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते और डॉक्टर तुम्हें किसी और वार्ड में शिफ्ट खुद अपनी मर्जी से नहीं करते, तब तक खामोशी से यहीं रहो। फिर राजवीर थोड़ा रुक कर बोला, और हाँ, ये बात भूल जाओ कि मैं इन सब में कोई मदद करने वाला हूँ। जैसा डॉक्टर रीत बोल रही हैं वैसा करो तो शायद तुम जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो ये बच्चों की तरह नखरे दिखाकर तुम अपने लिए ही परेशानी बढ़ा रहे हो। राजवीर की बात में पॉइंट था जो कार्तिक को भी समझ में आ गया। कार्तिक पहले से ही इस बात को जानता था कि राजवीर कभी भी उसका साथ नहीं देने वाला,
और दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाने के लिए भी नहीं बोलने वाला। राजवीर कभी भी कार्तिक की तबीयत से रिस्क नहीं लेगा, वो भी तब जब इतना बड़ा खतरा उसके ऊपर से टल गया हो। कार्तिक को यूं खामोश देखकर राजवीर बोला, तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझ गए हो। अच्छा ही है तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम्हारी फैमिली कुछ खास खुश नहीं है इस बात से कि तुम बच गए हो, तो क्यों उन्हें कोई और मौका दे रहे हो खुशी मनाने का। जल्दी से ठीक होकर अपना बिजनेस संभालो, नहीं तो वो लोग सब खा जाएंगे। कार्तिक अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी दादी जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी, न कि अपने खुद के बेटे के नाम, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। कार्तिक के मॉम और डैड का डिवोर्स बहुत पहले हो गया था और उसके बाद कार्तिक के डैड ने दूसरी शादी कर ली। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। कार्तिक की सौतेली माँ अपने बेटे को प्रताप परिवार की सारी प्रॉपर्टी देना चाहती थी, लेकिन वो सभी पहले से ही कार्तिक के नाम हो चुकी थी। अब सभी सिर्फ कार्तिक के मरने की ही राह देख रहे थे। पिछले 5 साल से कार्तिक अपने दुख में डूबता चला गया और इसका फायदा सबसे ज्यादा उसके सौतेले भाई ने उठाया, जिसका नाम साहिल था। साहिल प्रताप, जिसने लगभग सभी शेयर होल्डर्स को कार्तिक के खिलाफ कर दिया और अब उसकी नजर कार्तिक की प्रेसिडेंट चेयर पर थी। लेकिन अब तक साहिल कार्तिक के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि राजवीर हर बार बीच में आ जाता था। राजवीर कभी भी अपने दोस्त का हक किसी और के हाथ में नहीं जाने दे सकता था, इसके लिए भले ही उसे पूरा प्रताप कॉर्पोरेशन ही क्यों न खरीदना पड़े। राजवीर की बात पर कार्तिक एक फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, जिसके साथ जिंदगी ने ही खेल खेला हो तो उसे अब किसी और से क्या फर्क पड़ेगा। राजवीर आराम से बोला, फर्क पड़ना चाहिए। वो प्रॉपर्टी तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें दी है और उन्होंने वो इसलिए तुम्हें दी थी कि तुम उसे संभाल सको, संजो सको, उनकी अमानत को तुम संभाल लो। उन्हें तुम पर विश्वास था। अगर अपनी प्रॉपर्टी बर्बाद ही करनी होती तो वो पहले ही तुम्हारे फादर के नाम करके उसे बर्बाद कर चुके होते। इसलिए अब ये शोक मनाना छोड़ दो और जो जिंदगी ने अभी दिया हुआ है उसे संभाल लो, समझे तुम। आगे चलकर क्या नया मोड़ लेने वाली है कार्तिक और राजवीर की लाइफ? क्या ये हमेशा ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे या इनकी दोस्ती बदलेगी दुश्मनी में?